दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है। इस अपराध को महिलाओं के साथ किए गए सबसे क्रूर अपराधों में से माना गया था और ये टिप्पणी किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं की थी, बल्कि ये टिप्पणी इस केस की सुनवाई करने वाले जज ने की थी। इस केस के बारे में सुन के पूरा देश रोया था। हम दावे से कह सकते हैं आप भी इस केस के बारे में सुन के अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो क्या है इस केस का राज, चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साल था 2013 और तारीख थी 1 मई। ये कोई विशेष तारीख नहीं है, लेकिन इस केस ने इस तारीख को विशेष बना दिया है, क्योंकि दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिसके लिए उसके पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश को भी गर्व था। केवल 23 साल की प्रीति ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी सेवा देना चाहती थी ताकि अपने देश के लिए कुछ कर सके। वो बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह हॉस्पिटल के माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहती थी। दोस्तों, हम सलाम करते हैं प्रीति के इस जज्बे को। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्जाम में शामिल हुई। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो प्रीति को नेवी में बतौर नर्सिंग अफसर सेलेक्ट कर लिया गया। आज प्रीति का सपना सच हो गया, जिसे लेकर प्रीति बेहद खुश थी। प्रीति ने सभी कागजी कार्रवाई पूरी की। अब इसके बाद प्रीति को मुंबई के कोलावा स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन प्रीति थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि वह पहली बार अपने परिवार का साथ छोड़ रही थी। वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी, इसलिए प्रीति के साथ उसे मुंबई छोड़ने के लिए उसके पिता, उसके चाचा और उसकी चाची भी साथ जाने का तय करते हैं। प्रीति को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। अपने तय समय पर ट्रेन आती है और प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन में सवार हो जाती है। आज प्रीति की आंखों में एक अलग चमक थी। आज वो अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रही थी। प्रीति की खुशी को वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया हो और अपने सपने को पूरा किया हो। ट्रेन में सवार होकर सभी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। ट्रेन में काफी भीड़ थी, जिससे ट्रेन में काफी गहमा गहमी का माहौल था। इसी भीड़ में एक यात्री ऐसा भी था जिसने अपने चेहरे को चादर की आड़ में ढक रखा था। वो बार बार अपनी सीट से उठकर यहाँ वहां जा रहा था और हमेशा प्रीति को देख रहा था। इस बात को प्रीति का परिवार भी नोटिस करता है और वह पहले से ज्यादा सतर्क हो जाता है और पूरी रात सतर्कता से बिताते हुए वो अगली सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ट्रेन ठीक अपने समय पर, मतलब 8:05 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। आज तारीख थी 2 मई 2013। प्रीति और उसका पूरा परिवार ट्रेन से उतरता है और अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रात भर जागने की वजह से प्रीति को काफी थकान महसूस हो रही थी और वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके पिता और चाचा चाची उससे थोड़ा आगे चल रहे थे। जब वह उन्हें आगे निकलता देखती है तो वो भी तेजी से चलने लगती है। तभी प्रीति को लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो अचानक पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने वही लड़का खड़ा था जो ट्रेन में उसे लगातार देखने की कोशिश कर रहा था और उसने अपना मुंह गमछे से छुपा रखा था। अभी प्रीति कुछ समझ या बोल पाती उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का अपने पास से एक डब्बे को निकालता है और अगले ही पल उस डब्बे में से कुछ प्रीति की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, प्रीति दहाड़े मार के चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुन के उसके पिता और चाचा चाची लपक के उसकी तरफ आते हैं। शोर सुन के आसपास के लोग भी वहां आ जाते हैं और प्रीति को देखते ही समझ जाते हैं कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति को संभालने की कोशिश में कुछ छींटे उसके चाचा और पिता के हाथ पर भी गिर जाते हैं, लेकिन वो अपने दर्द को भूल के प्रीति को संभालते हैं
और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। यहाँ उनकी मदद आसपास के लोगों के साथ साथ पूरा रेलवे डिपार्टमेंट भी करता है। इन सभी को यहाँ से भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे पास के ही एक गुरु नानक नाम के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। दूसरी तरफ वो नकाबपोश लड़का जिसने प्रीति पर एसिड फेंका था, वो भागने लगता है। प्रीति की चीख सुन के एक युवक जो उसके बिल्कुल नजदीक था, वो उस डब्बे को उठाता है तो कुछ छींटे उसके हाथ पर भी गिर जाते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और साथ ही वो अपने दो साथियों सलीम और सलमान को भी आवाज लगाता है। इस लड़के का नाम समीर शेख था। ये तीनों युवक उसका काफी देर तक पीछा करते हैं, लेकिन वो इन्हें चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। दोस्तों, समीर शेख, सलीम और सलमान, इन तीनों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों ने आगे इस केस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति का इलाज गुरु नानक अस्पताल में शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और मौका पंचनामा बनाना शुरू करती है। समीर का इलाज होने के बाद पुलिस उसे भी घटना स्थल पर बुला लेती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा बना के वो सबूत भी इकट्ठा करती है। चूंकि प्रीति को भाभा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये हो गई थी कि वहाँ बर्न यूनिट नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को वहाँ से मसीना अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। इधर पुलिस भी प्रीति का बयान लेने के लिए मसीना अस्पताल जाती है, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि प्रीति की आवाज जा चुकी थी और उसका पूरा चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। इस वजह से प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। भले ही प्रीति बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अब उसने हाथों से लिखने का फैसला किया। प्रीति को पेन और पेपर दिया गया और वो लिखकर अपने माता पिता और डॉक्टर से बात करने लगी। अब इस एसिड अटैक की खबर अखबारों और मीडिया में भी फैल गई और सभी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। देखते ही देखते यह मुद्दा पूरे देश में छा गया और लोग इस एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतर गए और प्रीति के गुनाहगारों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा देने की मांग करने लग गए। अब पुलिस पर भारी दबाव था और पुलिस भी अपनी हर संभव कोशिश कर रही थी कि कहीं से उसके हाथ कोई सुराग लग जाए। इस कड़ी में पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद लोगों के हिसाब से अपराधी का स्केच भी बनवा लिया था और अपराधी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ अभी तक खाली थे। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की छोटी बहन को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो अब कैसी है। पवन बीटेक का स्टूडेंट था और वो प्रीति का पुराना दोस्त था। इस बात की जानकारी प्रीति की बहन अपने पिता को देती है और उसके पिता जांच कर रहे अधिकारियों को इस फोन कॉल के बारे में बताते हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस वो स्केच प्रीति को दिखाती है और उससे पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो? जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, पवन और अंकुर। इसका मतलब ये था कि ये लड़का इन तीनों में से ही कोई एक है। पवन का नाम आते ही पुलिस ये अनुमान लगाती है कि पवन ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और अब वो जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या नहीं। इसलिए पुलिस पवन को शक के दायरे में लेकर अपनी जांच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस पवन की तलाश में जुट जाती है और 9 मई 2013 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात जैसे ही मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाती है, लोग पवन को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और उसकी हालत और खराब होने लग गई थी। पूरा देश प्रीति के लिए दुआ कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मसीना अस्पताल में डॉक्टर को लगने लगा था कि प्रीति की हालत बिगड़ रही है, इसलिए वो उसे तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में देश के टॉप डॉक्टर की टीम बनाई जाती है और उन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। प्रीति का मामला इतना बड़ा हो गया था कि सरकार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि प्रीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और देश का नाम रोशन करे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और अब प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मान रहे थे और प्रीति को बचाने की हर कोशिश कर रहे थे। अब एसिड अटैक को हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी प्रीति 1 जून 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। प्रीति के जाने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंचती है तो पूरे देश में गम
और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई गम और गुस्से में था। प्रीति के शव को पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली लाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक रैली निकालते हैं। अंत में सरकार द्वारा जब सीबीआई जांच का आश्वासन दिया जाता है, तब पूरे सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ने पवन को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं थे। रेलवे पुलिस भी इस मामले में पवन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में असफल थी। दूसरी तरफ प्रीति के पिता भी अपने स्तर पर जांच में लगे हुए थे और उन्हें पता लगता है कि घटना वाले दिन पवन मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक में था। बाद में जब पुलिस भी पवन की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाती है, तो यह बात तय हो जाती है कि घटना वाले दिन पवन मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। पवन के बारे में इतनी पुख्ता जानकारी प्रीति के पिता द्वारा लगाया जाना इस बात का संकेत थी कि पुलिस मामले की जांच ठीक से नहीं कर रही थी। इसलिए प्रीति के पिता कोर्ट में अपील करते हैं और मामले की जांच मुंबई सीआईडी से करवाने की मांग करते हैं। कोर्ट द्वारा ये मांग मंजूर कर ली जाती है और मामले की जांच मुंबई सीआईडी को दे दी जाती है। केस जैसे ही मुंबई सीआईडी के पास आता है, वो तुरंत एक्शन में आ जाती है और वो अपनी जांच की शुरुआत प्रीति के घर से ही करती है। सबसे पहले पूछताछ प्रीति के नजदीकी रिश्तेदारों से की जाती है। पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार पुलिस को बताती है कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद भी वो प्रीति से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। प्रीति के एक रिश्तेदार के मुताबिक अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। पुलिस बिना समय गंवाए अंकुर का पता लगाती है और उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। अंकुर से जब पूछताछ शुरू होती है, तो पुलिस उससे पूछती है, 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे? तो घबरा जाता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता और बार बार अपने बयान बदलने लगता है। पूछताछ के दौरान ही पुलिस की नजर अंकुर के जख्मी हाथ पर भी पड़ती है और ये जख्म बिल्कुल वैसा ही था जैसा एसिड से जलने के बाद होता है। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है और वो आगे की पूछताछ के लिए अंकुर को 17 मई 2013 को मुंबई ले आती है। मुंबई लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो यह बात साफ हो जाती है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि अंकुर पवार था। अपने इकबाले जुर्म में अंकुर ये बताता है कि वो प्रीति से प्यार करता था, लेकिन हर बार प्रीति के इनकार की वजह से वह प्रीति से नाराज था। इसकी एक वजह ये भी सामने आई कि प्रीति का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से अंकुर के घर वाले उसे ताना देने लग गए थे। अपने घर वालों के ताने से वो और परेशान हो गया था और उसने प्रीति को सबक सिखाने का तय कर लिया था। प्रीति के मुंबई जाने की खबर अंकुर को लग गई थी और वो भी उसके साथ उस ट्रेन में सवार हो गया था और वो प्रीति के ऊपर ट्रेन में ही एसिड फेंकने वाला था। लेकिन ट्रेन में काफी भीड़ होने और उसके माता पिता के सतर्क होने की वजह से वो ट्रेन में उस पर एसिड नहीं फेंक पाता है और अंत में जब वो ट्रेन से उतरती है तो वह उस पर एसिड फेंक देता है। अंकुर ने यहाँ अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। अब पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाती है। इस कड़ी में पुलिस सबसे पहले ये पता लगाती है कि अंकुर को एसिड मिला कहां से। जांच पड़ताल के दौरान ये खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए एसिड खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे एसिड चाहिए। अंकुर ने दुकानदार से यह भी कहा था कि उसे बड़ी मात्रा में एसिड चाहिए, लेकिन वह पहले सैंपल देखना चाहता है। इसलिए दुकानदार ने उसे सैंपल के तौर पर 2 लीटर एसिड दे दिया था। सबूत को और मजबूत करने के लिए अंकुर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। उसमें पता चलता है कि 1 मई को अंकुर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था, जहां से प्रीति ने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी थी, और फिर 2 मई को उसका लोकेशन घटना स्थल पर यानी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर था। अब उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पुलिस आई विटनेस के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान एक साथ कई लोगों को खड़ा किया जाता है, जिसमें अंकुर भी शामिल होता है
और साथ में उन लोगों को भी बुलवाया जाता है जिन्होंने पहले गवाही दी थी कि हमने एसिड फेंकने वाले को देखा है। उन गवाहों में से सलीम शेख, समीर शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंक के भाग रहा था। दरअसल अंकुर एसिड फेंक के जैसे ही पीछे मुड़ा था, उसके चेहरे से वो गमछा हट गया था। चूंकि समीर शेख ने ही सबसे पहले एसिड फेंकने वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी, इसलिए समीर शेख ने उसका चेहरा देख लिया था। इसके अलावा भागने के दौरान सलीम और सलमान भी अंकुर का चेहरा देख चुके थे और परेड में ये तीनों अंकुर को पहचान लेते हैं। इसके साथ समीर शेख ये बात भी कंफर्म करता है कि घटना स्थल से जो डब्बा पुलिस को मिला है जिसमें एसिड था, वो डब्बा उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इसके अलावा एक व्यक्ति ये बात भी कंफर्म करता है कि उस रात अंकुर ट्रेन में मौजूद था। सभी पुख्ता सबूत जमा करने के बाद इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। दोस्तों, ये जान के आप दंग रह जाएंगे कि जब भी अंकुर को कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जाता, वो हंसता हुआ कोर्ट परिसर में आता था और हमेशा विक्ट्री साइन दिखाता था। इस केस में कुल 37 गवाह पुलिस के द्वारा पेश किए जाते हैं। इसके अलावा सलीम, सलमान और समीर कोर्ट में आके अंकुर की पहचान करते हैं और अपनी गवाही दर्ज करवाते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट द्वारा प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर A.M. चिमलकर ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह झुलस गया था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफी है। अंकुर कितना बड़ा दरिंदा था, इस बात का अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसे मौत की सजा सुनाई गई तब वह बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्कुरा रहा था और उसे अपने किए पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की और वहां लंबी सुनवाई के बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन प्रीति के साथ जो हुआ वो कभी हमारी किसी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाले को फांसी से कम सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए केस के साथ। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।